मैंने इतिहास की सबसे बेकार एफ रैंक स्किल जगा ली थी। उसका नाम था रेनोवेट, जो 1 मीटर के दायरे में किसी भी निर्जीव चीज को उसकी ओरिजिनल हालत में वापस ला सकती थी। लेकिन असल में अगर किसी किताब पर रेनोवेट इस्तेमाल करो तो वह फिर भी किताब ही रहती है, और अगर किसी तौलिए पर करो तो वह फिर भी तौलिया ही रहेगा। इसी वजह से ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के तीसरे महीने में मेरी गर्लफ्रेंड आखिरी आधा पैकेट बिस्किट्स लेकर किसी दूसरे आदमी की कार में बैठकर चली गई, और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जाने से पहले उसने मेरे पैरों के पास एक खाली इंस्टेंट नूडल्स का कप फेंक दिया, जैसे किसी कुत्ते को हड्डी फेंकते हैं, और बोली, चेरी, मुझसे नाराज मत होना, तुम्हारी स्किल बहुत ज्यादा बेकार है। तुम्हारे साथ रहूंगी तो देर सवेर मैं भूख से मर जाऊं। उसकी बात सुनकर मैं मायूस होकर उस खाली कप को घूरता रहा। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक पागल सा ख्याल आया, रेनोवेट। और उसी पल एक तेज बफ मुर्गियों की खुशबू अचानक फैल गई। फटे हुए ढक्कन के नीचे नूडल्स बिल्कुल सही हालत में रखे हुए थे, और साथ में 3 सीजनिंग के सशे भी मौजूद थे। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। असल में मेरी स्किल बेकार नहीं थी, बल्कि हम सब ने उसे गलत समझ लिया था। रेनोवेट का असली मतलब किसी चीज को 1 सेकंड पहले वाली हालत में लौटाना नहीं था, बल्कि उसकी असली शुरुआत, यानी जब वह बनाई गई थी उस ओरिजिनल अवस्था में वापस लाना था। एक खाली इंस्टेंट नूडल्स कप की ओरिजिनल हालत खाली नहीं बल्कि सील्ड और पूरी तरह भरा हुआ कप होती है। उसी पल मेरा दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा, डर की वजह से नहीं बल्कि शुद्ध उत्साह की वजह से। मैंने चारों तरफ इस लूटी हुई सुपरमार्केट को देखा। शेल्फ पर हर तरह के फटे स्नैक पैकेट, खाली पानी की बोतलें और अलग अलग पैकिंग बिखरी हुई थी। दूसरों की नजर में यह सब सिर्फ कूड़ा था, लेकिन मेरी नजर में अब यह एक खत्म न होने वाला खजाना था। मैंने तुरंत नूडल्स उबालने की जल्दी नहीं की, क्योंकि अपोकलिप्स में खाने की खुशबू अनचाहे मेहमानों को बुला सकती थी। इसलिए मैं सावधानी से दुकान की पहली मंजिल के स्टोर रूम में चढ़ गया और भारी शेल्फ खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। सुरक्षित होने के बाद मैंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैंने खाली नूडल्स का कप जमीन पर रखा और मन ही मन कहा, रेनोवेट। एक हल्की सी लहर सी उठी, जो आंखों से लगभग दिखती भी नहीं थी, और तुरंत एक नया नूडल्स का कप फिर से प्रकट हो गया। मैंने अपनी जबरदस्त खुशी को दबाया और बार बार यही करता रहा। 10 मिनट बाद मेरे सामने नूडल्स के 60 कप का छोटा सा पहाड़ बन चुका था। मेरी स्किल का कूल डाउन सिर्फ 10 सेकंड था। इसका मतलब था कि मेरे लिए इंस्टेंट नूडल्स अब अनंत हो चुके थे। तभी मेरी नजर पास पड़ी एक खाली मिनरल वाटर की बोतल पर गई, रेनोवेट, और तुरंत 500 मिलीलीटर की साफ पानी से भरी बोतल सामने आ गई। फिर मैंने जमीन पर पड़ी फर्स्ट एड किट की खाली पैकिंग देखी, रिनोवेट, और एक बिल्कुल नई फर्स्ट एड किट मेरे हाथों में आ गई। मेरी सांसें तेज हो गईं। खाना, पानी और दवाइयां, अपोकलिप्स में सबसे कीमती संसाधन, अब मेरे लिए अनंत थे। लोरोयान, क्या तुम नहीं कहती थी कि मेरी स्किल बेकार है? जरा इंतजार करो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें घुटनों पर बैठकर मुझसे एक निवाले के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। अगले 3 दिनों तक मैं इसी गोदाम में बंद रहा। कमरे में पड़े खाली पैकेट अब मेरे लिए कच्चा माल बन चुके थे। चिप्स, बिस्कुट्स, चॉकलेट, जो भी पेट भर सकता था, मैंने सबको रेनोवेट करके कई बड़े डिब्बों में भर दिया। तरह तरह के सोडा और मिनरल वाटर ने कमरे का आधा हिस्सा भर दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मुझे दुकान में एक खाली गैस सिलेंडर और एक छोटा गैस स्टोव भी मिल गया, जिसे मैंने रेनोवेट कर लिया। अब मैं आखिरकार गर्म खाना खा सकता था। मैंने गोदाम की सारी खिड़कियां बंद की और एक बर्तन में पानी उबालने रखा। 3 सीजनिंग सशे खोले और सावधानी से नूडल्स डाले। जब वह परिचित खुशबू, जो मैंने इतने समय से महसूस नहीं की थी, मेरी नाक तक पहुंची तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया, और वे बहने लगे। मैं रोते हुए लालच से नूडल्स खाता रहा। अपोकलिप्स शुरू होने के बाद ये मेरा सबसे तृप्त और शांत भोजन था। पेट भरने के बाद मेरा दिमाग फिर से सोचने लगा। यहाँ छिपे रहना कोई हल नहीं था, क्योंकि देर सवेर ये सुपरमार्केट ज़ॉम्बीज के हमले में आ जाएगी या दूसरे सर्वाइवर्स इसे ढूंढ लें। मुझे एक सुरक्षित बेस और कुछ हथियार चाहिए थे, क्योंकि अपोकलिप्स में सिर्फ खाना और पानी होना तुम्हें उस भेड़ जैसा बना देता है जो बलि के इंतजार में हो। मैंने जितनी भी सप्लाईज उठा सकता था उन्हें 2 बड़े हाइकिंग बैकपैक्स में भर लिया, और फिर दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर की दुनिया देखी।
सड़क पर कई ज़ॉम्बीज इधर उधर भटक रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और अपने हाथों में कस कर पकड़ा हुआ वह किचन नाइफ थाम लिया, जिसे मैंने इतना तेज कर लिया था कि वह रेजर ब्लेड जितना धारदार था। अब निकलने का समय था। सुपरमार्केट से बाहर निकलने की प्रक्रिया थोड़ी खतरनाक थी, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई। मैंने दुकान के पीछे की जटिल गलियों का फायदा उठाकर ज्यादातर ज़ॉम्बीज से पीछा छुड़ा लिया। अगर कभी कोई अकेला ज़ॉम्बी सामने आ जाता तो मैं फ्रेशली रेनोवेट किया हुआ कोका कोला से भरा कैन पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक देता, और जब वह लड़खड़ाता तो किचन नाइफ से उसे खत्म कर देता। मेरा लक्ष्य शहर के पश्चिम में स्थित लैंगन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था। यह शहर का मशहूर लग्जरी रेजिडेंशियल एरिया था, जहां पूरा सिक्योरिटी सिस्टम और ऊंची मोटी दीवारें थीं, इसलिए अपोकलिप्स के शुरुआती दौर में शायद ये कुछ समय तक टिक सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वही मेरे माता पिता का घर था। जब अपोकलिप्स शुरू हुआ तब मैं कॉलेज में था और उनसे मेरा संपर्क टूट गया था। उन्हें ढूंढना अब मेरी सबसे बड़ी ऑब्सेशन बन चुका था। लेकिन लंगन कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने का रास्ता मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन निकला। शहर पूरी तरह ठप पड़ चुका था। छोड़ी हुई कारों ने हर मुख्य सड़क को बंद कर दिया था। रास्ते में मैंने अनगिनत इंसानी त्रासदियां और थोड़े से बचे खाने के लिए लोगों के बीच भयानक झगड़े देखे। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि लोरियंट का मुझे धोखा देना शायद इस निर्दयी दुनिया की सबसे छोटी बात थी, क्योंकि यहाँ इंसानियत तो बहुत पहले ही टूट चुकी थी। तीसरे दिन की रात ढलते ढलते मैं आखिरकार लंगन कॉम्प्लेक्स के पास पहुंच गया। ऊंचा लोहे का गेट मजबूती से बंद था और दीवार के ऊपर कुछ लोगों की परछाइयां दिखाई दे रही थी जो पहरा दे रहे थे। जाहिर है ये जगह अब बचे हुए लोगों का एक मजबूत किला बन चुकी थी। मैं थोड़ी दूरी पर छिपकर काफी देर तक सब कुछ देखता रहा। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए पहले जांच से गुजरना पड़ता था, इसलिए मैंने अपना बैकपैक फिर से व्यवस्थित किया और अपनी ज्यादातर राशन को एक अच्छी तरह छिपे हुए नाले के ढक्कन के अंदर छुपा दिया। अपने पास सिर्फ 2 पानी की बोतलें और एक पैकेट बिस्कुट रखा। फिर मैं मुख्य गेट की तरफ बढ़ा और खुद को एक साधारण शरणार्थी की तरह दिखाने लगा। तभी दीवार के ऊपर से एक आवाज गूंजी, अरे वहां कौन है? मैंने तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और सिर उठाकर अपना धूल से भरा चेहरा दिखाया और कहा, मैं यहाँ का निवासी हूँ। मेरा नाम लिनफन है। मैं बिल्डिंग 17 में रहता हूँ। ऊपर खड़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, जैसे वह किसी टोकी वोकी के जरिए जानकारी की पुष्टि कर रहा। थोड़ी देर बाद लोहे का गेट थोड़ा सा खुला और एक आदमी बाहर आया। उसके चेहरे पर शक भरा भाव था और हाथ में स्टील की पाइप थी। उसने ठुड्डी उठाकर कहा, पहचान पत्र। मैंने अपनी जेब से पहले से तैयार किया हुआ पहचान पत्र निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने जल्दी से उसे देखा और फिर मुझे सिर से पांव तक घूरते हुए पूछा, तुम अकेले हो? तुम्हारी राशन कहाँ है? यह सुनकर मैंने सिर झुका लिया और गले में हल्की घबराहट और डर मिलाकर कहा, रास्ते में सब लूट लिया गया। मेरे पास बस इतना ही थोड़ा सा खाना बचा है। आदमी ने भौहें सिकोड़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा दुबला शरीर और दयनीय हालत देखकर आखिर उसने अपनी सावधानी थोड़ी ढीली कर दी और बोला, अंदर जाओ, लेकिन याद रखना, रेजिडेंस के नियम मत भूलना। हर नए आने वाले को अपनी आधी राशन सामूहिक वितरण के लिए देनी पड़ती है। यह सुनकर मेरा दिल कस गया, लेकिन सौभाग्य से मैं पहले से तैयार था। मैंने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और उसे एक पानी की बोतल और आधा पैकेट बिस्कुट दे दिया। आदमी ने उन्हें लेते समय मेरी तरफ तिरस्कार भरी नजर से देखा, लेकिन फिर हाथ हिलाकर मुझे अंदर जाने का इशारा कर दिया। जैसे ही मैं रेजिडेंस के अंदर दाखिल हुआ तो अंदर का दृश्य देखकर मेरे मुंह से राहत की सांस निकल गई। माहौल भले ही तनावपूर्ण था, लेकिन कम से कम यहाँ एक तरह का अनुशासन था। कुछ लोग गश्त कर रहे थे, कुछ लोग रक्षा दीवारों को मजबूत कर रहे थे और महिलाएं तथा बच्चे रेजिडेंस के क्लब हॉल में इकट्ठा किए गए थे। यह जगह मानो एपोक्लिप्स के बीच एक छोटी सी सुरक्षित नखलिस्तान जैसी लग रही थी, जो बाहर के कत्लेआम और अराजकता से फिलहाल बची हुई थी। रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी संभाल रही एक महिला ने मुझे बताया कि अब इस रेजिडेंस का नेतृत्व एक आदमी कर रहा है, जिसका नाम ब्रदर लेपर्ड है। पहले वह यहाँ का मैनेजर था। एपोक्लिप्स के बाद उसने अर्थ टाइप शक्ति जगा ली और एक गार्ड टीम बनाकर सबकी सुरक्षा संगठित की। सभी निवासी अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के हिसाब से
रोजाना खाना पा सकते हैं और अगर किसी को ज्यादा चाहिए तो उसे गश्ती दल या लॉजिस्टिक टीम में शामिल होना पड़ेगा। मैंने अपनी कमजोर सेहत का बहाना बनाकर फिलहाल किसी भी टीम में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि मेरे लिए सबसे जरूरी था अपने माता पिता को ढूंढना। लेकिन जब मैं घबराहट में दौड़ता हुआ अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा तो सामने जो दृश्य था उसे देखकर मेरा दिल तुरंत सिमट गया। दरवाजा जबरदस्ती तोड़ दिया गया था और अंदर पूरा घर बुरी तरह बिखरा और तहस नहस था। मैं पागलों की तरह अंदर भागा और चिल्लाया, पापा, मम्मी। लेकिन जवाब में सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा मिला। लिविंग रूम की मेज पर धूल की पतली परत जमी थी, जिससे साफ था कि वे कम से कम कई दिनों से यहाँ नहीं थे। हालांकि फर्श पर संघर्ष के निशान थे, लेकिन कहीं भी खून का दाग नहीं था। शायद इस बदकिस्मती में यही एक अच्छी खबर थी। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया और पहले कभी न महसूस की गई घबराहट और डर ने मुझे घेर लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ ढूंढूं। तभी बाहर कदमों की आवाज आई और एक तिरस्कार भरी आवाज गूंजी, अरे वाह, जाल से बचा हुआ एक और मछली रह गई। मैंने अचानक सिर उठाया और देखा कि दरवाजे पर दो आदमी खड़े रास्ता रोक रहे थे। आगे खड़े आदमी का सिर मुंडा हुआ था और वह मुझे दुश्मनी भरी नजर से देख रहा था। मैं उसे पहचान गया। वह ब्रदर लेपर्ड के अधीन एक स्क्वाड लीडर था, जिसका नाम स्कॉर्पियन था। स्कॉर्पियन ने होंठ चाटते हुए मुझे ऐसे देखा जैसे कटिंग बोर्ड पर रखी मछली को देखा जाता है, और बोला, इस घर के मालिक, असल में कुछ दिन पहले तक के मालिक, वे हमारे ब्रदर लेपर्ड को बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के कर्जदार थे, इसलिए उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया। अब ये घर हमारा है। मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं और मैंने गुस्से में कहा, हरामियों, तुमने मेरे माता पिता के साथ क्या किया? स्कॉर्पियन ने लापरवाही से कहा, हमने बस उन्हें बाहर निकाल दिया। इस दुनिया में निकम्मों का यही अंजाम होता है, लेकिन लगता है तुम उतने बेकार नहीं हो। अगर तुम यहीं रहकर हमारे लिए छोटे मोटे काम करने को तैयार हो तो शायद हम तुम्हें यहाँ रहने देंगे ताकि तुम अपना पेट भर सको। मैं अब तक बहुत भोला था और सोचता था कि यह जगह एक सुरक्षित शरण है, लेकिन सच ये था कि यहाँ भी बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। जब मैंने देखा कि वे दोनों धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे हैं तो मैंने चुपचाप अपना हाथ बैकपैक की साइड जेब में डाला, जहां एक बिल्कुल नया पीलिंग नाइफ रखा था, जिसे मैंने अभी हाल ही में बदलकर तेज किया था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी जान बचाने के लिए लड़ने को तैयार हुआ, तभी दरवाजे से एक ठंडी महिला आवाज आई, रुको। स्कॉर्पियन और उसका साथी सेसबीर तुरंत जम गए, और जैसे ही उन्होंने देखा कि कौन आया है, उनके चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई और उसकी जगह चापलूसी भरा भाव आ गया। दरवाजे पर खड़ी महिला ने काले रंग का कॉम्बैट सूट पहना हुआ था। उसके हाथ में एक टंग सैबर था, जिसकी धार पर गहरे लाल खून के धब्बे अभी भी लगे हुए थे। उसके पीछे उसकी टीम के कई सदस्य खड़े थे, जिनसे वही खतरनाक आभा निकल रही थी। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। वह चेनेलिन थी, गार्ड की सबसे ताकतवर कॉम्बैट स्क्वाड की कप्तान। कहा जाता था कि उसने एक दुर्लभ मेंटल टाइप क्षमता जगा ली है और उसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वह ब्रदर लेपर्ड की सबसे भरोसेमंद तलवार मानी जाती थी। चेनलिन ने स्कॉर्पियन को पूरी तरह नजरअंदाज किया और मेरी तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? जैसे मुझे अचानक एक लाइफ बॉय मिल गया हो। मैंने तुरंत कहा, ये लोग मुझ पर हमला करना चाहते हैं। स्कॉर्पियन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से सफाई देने की कोशिश की। कैप्टन चेन, इसकी बकवास मत सुनिए। इसके माता पिता हमारे ब्रदर लेपर्ड के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के कर्जदार थे, इसलिए हम सिर्फ घर जब्त करने आए थे। चेनलिन ने शांत लेकिन दबाव भरी आवाज में कहा, घर जब्त करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है और दरवाजा भी बंद करना पड़ता है। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा दबाव था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम लोग अभी तक यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, स्कॉर्पियन। जैसे उसे माफी मिल गई हो। स्कॉर्पियन ने तुरंत अपने साथी को पकड़ा और दोनों जल्दी से वहां से भाग गए। एक बार खतरा टल गया तो मेरा तना हुआ शरीर ढीला पड़ गया और मैं लगभग गिर ही पड़ा। जेनेलिन ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए मुझे देखा और बोली, अब से उनसे दूर ही रहना। इतना कहकर, जैसे उसे दूसरों के मामलों में पड़ने का कोई शौक ना हो, वह मुड़कर जाने लगी। मैंने जल्दी से उसे आवाज दी, कैप्टन चेन, क्या आपको पता है मेरे माता पिता को कहाँ निकाला गया है? उनके नाम लिन यांगंगो और वांग सुमेत हैं।
चैनलिन एक पल के लिए सोच में पड़ गई और बोली, उनके नाम कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। ब्रदर लेपर्ड ने सभी बूढ़े, कमजोर और बीमार लोगों को बाहर निकाल दिया था, जिनके पास कोई क्षमता नहीं थी और जो भारी काम नहीं कर सकते थे। उन्हें कॉम्प्लेक्स के उत्तरी गेट के बाहर एक छोड़ी हुई फैक्ट्री में भेज दिया गया। बहाने के तौर पर कहा गया कि वे वहां खुद अपना गुजारा करें। यह सुनकर मेरा दिल कस गया। एक छोड़ी हुई फैक्ट्री, वहां न खाना है न कोई पनाह। क्या यह सीधा मौत का इंतजार करने जैसा नहीं है? चेनलिन के जाने के बाद मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। मुझे नॉर्थ गेट वाली फैक्ट्री तक जाना ही था। मुझे अपने माता पिता को ढूंढना था, लेकिन उससे पहले मुझे ताकत चाहिए थी। मैंने अपने बैकपैक से एक चॉकलेट बार निकाली और कुछ टुकड़े खाकर ताकत वापस पाई। तभी मेरी नजर उस स्टील की छड़ पर पड़ी जो स्कॉर्पियन जमीन पर छोड़ गया था। वह जंग लगी हुई थी और थोड़ा टेढ़ी भी थी। मैंने उस पर हाथ रखा और कहा, रेनोवेशन। तुरंत ही मेरी हथेली में एक बिल्कुल नई स्टील की छड़ आ गई, जो ठंडी धातु की चमक के साथ चमक रही थी। लेकिन यह अभी भी काफी नहीं था। मैं किचन में भागा और वहां मुझे मेरे पिता का इकट्ठा किया हुआ आउटडोर सर्वाइवल किट मिल गया। उसके अंदर एक मल्टी फंक्शन मिलिट्री शवेल, एक सर्वाइवल एक्स और एक डैगर थी। वे सब इस्तेमाल न होने की वजह से थोड़ी कुंद हो चुकी थी। मैंने फिर कहा, रेनोवेशन। और तीनों हथियार तुरंत ही ऐसे धारदार हो गए जैसे अभी अभी फैक्ट्री से निकले हों। फिर मैंने रात होने का इंतजार किया और गश्ती दल की ड्यूटी बदलने के मौके का फायदा उठाकर कॉम्प्लेक्स के नॉर्थ गेट की तरफ चुपचाप निकल पड़ा। यह जगह मुख्य प्रवेश द्वार से कहीं ज्यादा सुनसान थी। वहां सिर्फ दो गार्ड ऊँघते हुए पहरा दे रहे थे। मैंने उन्हें सतर्क नहीं किया, बल्कि निगरानी कैमरों के अंधे कोने का फायदा उठाया और एक बिल्कुल नई रस्सी की मदद से 3 मीटर से भी ऊंची दीवार आसानी से पार कर दी। दीवार के पीछे एक खाली मैदान था और दूर एक फैक्ट्री की परछाई दिखाई दे रही थी, जो किसी शांत स्टील के राक्षस जैसी लग रही थी। हवा में सड़न की हल्की बदबू तैर रही थी और बीच बीच में ज़ॉम्बियों की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी स्टील की छड़ कसकर पकड़ी और झुककर सावधानी से आगे बढ़ने लगा। फैक्ट्री के करीब पहुंचते पहुंचते ज़ॉम्बियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। मैं एक टूटी दीवार के पीछे छिप गया और देखा कि फैक्ट्री के गेट के सामने कम से कम 1 दर्जन ज़ॉम्बी जमा थे। वे किसी आवाज से आकर्षित लग रहे थे और फैक्ट्री के लोहे के दरवाजे को पागलों की तरह पीट रहे थे। उस दरवाजे के अंदर से हल्की हल्की सिसकियां और चीखें सुनाई दे रही थी। मेरे माता पिता वहीं अंदर थे। मेरा दिल बेचैनी से चल रहा था, लेकिन दिमाग कह रहा था कि बिना सोचे समझे हमला नहीं करना चाहिए। मैंने आसपास देखा और पाया कि फैक्ट्री के एक साइड में जमीन से करीब 4 मीटर ऊंचाई पर खिड़कियों की एक कतार थी। शायद मैं वहां से अंदर जा सकता था। योजना बनते ही मैंने तुरंत काम शुरू किया। मैंने जमीन से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से दूर खड़ी एक छोड़ी हुई कार की तरफ फेंक दिया। पत्थर कार की खिड़की से टकराया और जोर की आवाज हुई। जैसा मैंने सोचा था, गेट के सामने खड़े ज़ॉम्बी तुरंत उस आवाज की तरफ मुड़ गए और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। मौका मिलते ही मैं तीर की तरफ फैक्ट्री की दीवार की तरफ भागा। बैकपैक से रस्सी निकाली, उसके एक सिरे पर पिकैक्स बांधा और पूरी ताकत से ऊपर फेंक दिया। पिकैक्स खिड़की के किनारे मजबूती से अटक गया। मैंने गहरी सांस ली और फुर्ती से रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गया। जल्दी ही खिड़की से अंदर घुसकर फैक्ट्री के भीतर पहुंच गया। अंदर एक विशाल उत्पादन हॉल था, जहां जंग लगी मशीनें और बिखरे हुए पुर्जे हर जगह पड़े थे। टूटी छत से चांदनी की कुछ किरणें अंदर आ रही थी और हॉल के दूसरे सिरे से दबे दबे रोने की आवाजें और झगड़े की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं सावधानी से उस आवाज की तरफ बढ़ा और परित्यक्त मशीनों से घिरे एक कोने में मैंने दर्जनों बचे हुए लोगों को देखा। उनमें से ज्यादातर बूढ़े और बच्चे थे। भीड़ में एक नजर डालते ही मैंने अपने माता पिता को पहचान लिया, जो कोने में सिमटे बैठे थे। मेरी माँ घुटनों को सीने से लगाकर चुपचाप रो रही थी और मेरे पिता उसे कसकर पकड़े हुए लगातार दिलासा दे रहे थे। मेरी आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं। मैंने घुटी हुई आवाज में उन्हें पुकारा। मेरी आवाज सुनते ही सब लोग चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे और उसी पल मेरे माता पिता ने भी अचानक सिर उठाया। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके चेहरे पर हैरानी से लेकर अपार खुशी तक का भाव आ गया। मेरी माँ चिल्लाते हुए मेरी तरफ दौड़ी और हम तीनों इस निराशाजनक अपोकलिप्स के बीच एक दूसरे से कसकर लिपट गए।
इस मिलन की खुशी ने सारी डर और अनिश्चितता को कुछ देर के लिए भुला दिया, लेकिन जल्द ही एक कर्कश आवाज ने इस गर्मजोशी भरे पल को तोड़ दिया। और तू कहां से टपक पड़ा? एक चेहरे पर बड़ा सा निशान वाला आदमी आगे बढ़ा। उसके पीछे कई मजबूत नौजवान खड़े थे और साफ था कि वही उनका नेता था। उसने मेरे भरे हुए बैकपैक पर लालची नजरों से देखते हुए मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और बोला, बुरा नहीं लड़के, अकेले यहां तक पहुंच गया। तेरे बैग में क्या है? जरा निकाल कर दिखा। मैंने अपने माता पिता को अपने पीछे कर लिया और ठंडी नजर से उसे देखते हुए कहा, ये मेरी चीजें हैं। वह निशान वाला आदमी व्यंग्य से हंसा और बोला, तेरी चीजें? यहाँ किसी की कोई चीज नहीं होती, यहाँ सिर्फ मेरी चीजें होती हैं। अगर समझदार है तो वह बैग मुझे दे दे, वरना। उसने अपने हाथ की माचेती हवा में उठाई और धमकी बिल्कुल साफ थी। उसके पीछे खड़े गुंडे भी मुझे घेरते हुए घूर रहे थे। आसपास बैठे बूढ़े और बीमार लोग ये सब देखकर गुस्से में थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और बस मुझे दया भरी नजरों से देख रहे थे। मेरे पिता ने मुझे तुरंत पीछे खींच लिया और उस निशान वाले आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, चीफ, मेरा बेटा ना समझ है, उसके बैग में बस थोड़ा सा खाना है, हम सब आपको दे देंगे, उसे झगड़ा मत कीजिए, रात भी काफी हो चुकी है। लेकिन निशान वाला आदमी ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, अब मुझे सिर्फ उसका बैग नहीं चाहिए, मुझे उसकी खाल भी चाहिए। और इतना कहते ही उसने हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ने की कोशिश की। मेरी आंखों में बर्फ जैसी ठंडी चमक उभरी और पीछे हटने की बजाय मैं आगे बढ़ गया। मेरे हाथ में पकड़ी स्टील की पाइप ने एक अजीब से कोण पर उसके कलाई पर जोरदार वार किया और साथ ही एक सूखी सी कड़क की आवाज आई। उस बलाफरा की कलाई तुरंत ही अस्वाभाविक तरीके से मुड़ गई। सब लोग हक्का बक्का रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मेरे जैसा कमजोर दिखने वाला लड़का भी खुद का बचाव करने की हिम्मत करेगा। बलाफरा दर्द और गुस्से से मुंह बिगाड़े पसीने में भीगा हुआ चीखा, तूने मुझे मारने की हिम्मत की, इसे पकड़ो, पकड़ो इसे पैदा होने का पछतावा करा दूंगा। बाकी गुंडे तुरंत हरकत में आए और चिल्लाते हुए मेरी तरफ झपट पड़े। मैंने बैग अपने माता पिता की बाहों में फेंक दिया और अपनी स्टील पाइप उठाकर हमले को रोकने के लिए तैयार हो गया। एक गुंडे ने मेरी तरफ लकड़ी का डंडा घुमाया। मैंने शरीर को हल्का सा झुकाकर उसे आसानी से बचा लिया और कलाई के एक तेज झटके के साथ मेरी स्टील पाइप का दूसरा सिरा सीधे उसके कमजोर हिस्से पर जा लगा। उसने दर्द से कराहते हुए एक दयनीय चीख मारी और सिकुड़कर जमीन पर गिर पड़ा। मैं कोई भी बेकार हरकत नहीं कर रहा था, हर बार सीधे जोड़ या कमजोर जगह पर पड़ रहा था। ये पूरी तरह आत्मरक्षा थी, लेकिन जिसने उन्हें सबसे ज्यादा डरा दिया वह थी मेरी अंतहीन सहन शक्ति, क्योंकि लगातार 2 लोगों को गिराने के बाद भी मैं बिल्कुल नहीं थका था। बाकी गुंडे डर गए और पीछे हट गए, अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। बलाफरा अपनी टूटी कलाई पकड़कर मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों थे। उसने दांत भींचकर पूछा, तू आखिर है कौन? क्या तू भी कोई म्यूटेंट है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे ठंडी नजरों से घूरता रहा। पिछले कई महीनों के इस अपोकैलिप्स में जो दर्द और पाप मैंने झेले थे, वे उसी पल मेरे अंदर भड़कती हुई क्रोध की आग में बदल गए। मैंने ठंडे स्वर में कहा, दफा हो जाओ, नहीं तो मर जाओगे। मेरी निर्दयता ने सबको डरा दिया। बलाफरा की आंखें बार बार बदल रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतना खतरनाक इंसान मिलेगा। लेकिन तभी जब हम सब एक बंद गली में फंसे थे, फैक्ट्री के लोहे के दरवाजे पर अचानक जोरदार धमाका हुआ, फिर दूसरा और तीसरा। ये देखते ही भीड़ तुरंत घबरा गई। बाहर ज़ॉम्बीज़ दरवाजा तोड़ने लगे हैं। क्या हो रहा है? अचानक ज़ॉम्बीज़ इतने उग्र क्यों हो गए? डर आग की तरह फैल गया। बलाफरा ने मेरी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया और अपने गुर्गों के साथ मिलकर शरीरों और फर्नीचर से उस डगमगाते लोहे के दरवाजे को कसकर रोकने लगा। लेकिन ज़ॉम्बीज़ बहुत ज्यादा थे और लोहे का दरवाजा लगातार हथौड़े की तरह पड़ती चोटों से बुरी तरह टेढ़ा हो गया। कुंडी चरमराने लगी, मानो किसी भी पल टूट जाएगी। निराशा का माहौल हर किसी के दिल पर छा गया। मेरे माता पिता भी डर से कांप रहे थे और मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए थे। मैंने उस जंग लगे पुराने लोहे के दरवाजे को देखा और मेरे दिमाग में एक साहसी ख्याल आया। मैं सबकी हैरान नजरों के सामने अपनी स्टील पाइप लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तू क्या कर रहा है? मरना चाहता है क्या? दरवाजा रोक रहे एक गुंडे ने मुझ पर चिल्लाया,
लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने बस अपना हाथ उस ठंडे जंग लगे दरवाजे के पैनल पर रख दिया। सबकी अविश्वसनीय नजरों के सामने एक चमत्कार हुआ। ज़ॉम्बीज़ की मार से टेढ़ा मेढ़ा हो चुका दरवाजा धीरे धीरे अपनी पुरानी हालत में लौटने लगा, जैसे समय उल्टा चल रहा हो। वह फिर से सीधा और सपाट हो गया, यहाँ तक कि उसका मुड़ा हुआ फ्रेम भी सीधा हो गया। बस एक पल में सब कुछ बदल गया। सबके सामने एक चमकता हुआ मजबूत स्टील का दरवाजा खड़ा था, और बाहर से ज़ॉम्बीज़ चाहे जितना हमला करते, वह चट्टान की तरह अडिग रहा। बस भारी भारी आवाजें आती रही। पूरे वर्कशॉप में सन्नाटा छा गया। सब लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे। बलाफ्रा तो इतना स्तब्ध था कि अपनी टूटी कलाई का दर्द भी भूल गया। उसने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए हकलाकर कहा, तू तू तेरी म्यूटेशन चीजें रिपेयर कर सकती है। मुझे उसे समझाने की कोई इच्छा नहीं थी। मैंने हाथ हटा लिया और उसे ठंडी नजर से देखा। अपोक्लिप्स में ताकत ही सब कुछ होती है। मेरी पहले की क्रूरता और अभी अभी दिखी इस चमत्कारी ताकत ने पूरी तरह बलाफ्रा की मानसिक दीवार तोड़ दी। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब लालच नहीं बल्कि गहरा डर था। उसने झुककर कहा, सलाम बॉस, मैं अभी अंधा हो गया था। आप महान हैं, मेरी गलती माफ कर दीजिए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपने माता पिता की तरफ चला गया। मेरी माँ ने मुझे जटिल भाव से देखा, जिसमें गर्व, चिंता और थोड़ा सा अजनबीपन भी था। मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें भरोसा दिलाया, माँ डर मत, मैं यहाँ हूँ। फिर मैंने उस बड़े बैग से एक सेल्फ हीटिंग मील बॉक्स, एक सॉसेज और शुद्ध पानी की बोतल निकाली और कहा, पापा मामान पहले कुछ खा लो। खाने की खुशबू फैलते ही सबकी नजरें उधर टिक गई। न जाने कब से भूखे बचे हुए लोग मेरे माता पिता के हाथों में पकड़े खाने को लालची निगाहों से देखते हुए जोर जोर से लार निकल रहे थे, और बलाफ्रा और उसके लोग तो और भी ज्यादा। इस अपोक्लिप्स में जहां खाना सोने से भी ज्यादा कीमती था, मैं ऐसे ही ढेर सारी चीजें निकाल सकता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इससे वे लोग दरवाजा ठीक होने से भी ज्यादा चौंक गए। सब कुछ संभालने के बाद मैंने फिर कराकोरतादा की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, अब से यहाँ का नेता मैं हूँ। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन सबके कानों तक साफ पहुंच गई। काराकोरटाडा का चेहरा आखिर सख्त हो गया। फिर उसने सिर झुका दिया और हार मान ली। फैक्ट्री बेस पर कब्जा करना मेरी उम्मीद से भी आसान निकला। पूर्ण ताकत और अनगिनत राशन के सामने काराकोरटाडा की थोड़ी बहुत इज्जत की कोई कीमत नहीं थी। अपोक्लिप्स में इज्जत किस काम की? आदमी भी एक संसाधन ही होता है। मैंने उन्हें पहरा देने और आसपास सफाई करने का काम दे दिया, जबकि मैं खुद खाने और लॉजिस्टिक्स संभालने लगा। हर दिन मैं खुद को एक कमरे में बंद कर लेता, ये कहकर कि मैं राशन की गिनती कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं पागलों की तरह खाना और तरह तरह की जरूरी चीजें जनरेट कर रहा था। हर बार जब सबके सामने राशन से भरे नए बक्से प्रकट होते, तो लोग मुझे श्रद्धा से देखने लगते। सबको लगा कि मेरे पास एक स्पेशल म्यूटेशन है, जिसके अंदर बहुत बड़ा स्टोरेज है और ढेर सारा खाना रखा है। धीरे धीरे बचे हुए लोगों के चेहरे फिर से जीवन से भरने लगे। मेरी अगुवाई में यह छोड़ी हुई फैक्ट्री व्यवस्थित होती चली गई। मेरे माता पिता मेरे सबसे भरोसेमंद सहायक बन गए, जो लोगों को संभालने और राशन बांटने में मेरी मदद करने लगे। दूसरों की नजरों में उन्हें फिर से अपनी इज्जत और अपनी कीमत मिल गई थी, और उनका मानसिक हाल भी हर दिन बेहतर होता जा रहा था। सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक बात अब भी मेरे अंदर कांटे की तरह चुभ रही थी। वह निकम्मा बेरोजगार आदमी जो लैंडलोवन इलाके में खुद को फ्रियर बाव कहलवाता था, उसी ने मेरे माता पिता जैसे बेबस बूढ़े लोगों को बाहर निकाल दिया था, ताकि वे खुद ही किसी तरह जिंदा रहें, और जल्दी या देर से मुझे उससे हिसाब बराबर करना ही था। इसके अलावा लान का इलाका मजबूत दीवारों और बेहतर रहने की जगह वाला था, जो इस टूटी फूटी फैक्ट्री से कहीं बेहतर था। मैं अपने माता पिता और मेरे साथ चलने वाले लोगों को एक ज्यादा सुरक्षित घर देना चाहता था। अब समय आ गया था कि मैं वापस जाकर उस फ्रेयर बाव से ठीक से बात करूं। एक हफ्ते बाद मैं पूरी तरह तैयार था। मैंने अपनी रिजनरेशन म्यूटेशन का इस्तेमाल करके कई छोड़ी हुई इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ठीक कर दिया, जिन्हें मैंने ढूंढा था। उनकी बैटरी ऐसे फुल चार्ज कर दी जैसे वे अभी अभी फैक्ट्री से निकली हुई। मैंने दर्जनों प्रोटेक्टिव सूट्स, हेलमेट्स और स्टील टो बूट्स भी फिर से बिल्कुल नए जैसे बना दिए।
हथियारों के मामले में स्टील की रॉड और कुल्हाड़ियों के अलावा मैंने फैक्ट्री की स्टील रॉड्स को तेज करवाकर कई मजबूत भाले भी बनवा ली। जहां तक बलाफ्रा और उसके खास आदमियों की बात थी, वे अब पूरी तरह मेरे वफादार बन चुके थे। मैंने उन्हें भरपूर खाना और गर्म कपड़े दिए थे, जो इस भयानक अपोकलिप्स में आसमान से गिरी नेमत जैसा था। मैंने सबसे ताकतवर और मजबूत 20 लोगों को चुना, जिनमें बलाफ्रा भी शामिल था। निकलने से पहले मैंने पूरी तरह सुसज्जित टीम को देखा और उन्हें प्रेरित करने के लिए बस एक सीधी बात कही, इस बार हम वहां भीख मांगने नहीं जा रहे, हम अपना हक वापस लेने जा रहे हैं। लैंड लोन इलाके की दीवारें मजबूत हैं और घर आरामदायक है। हम वहीं सच में सुरक्षित घर बनाएंगे। जो भी मेरे साथ आने को तैयार है, गाड़ियों में बैठ जाए। किसी ने भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मेरी चमत्कारी ताकतें देखने के बाद वे लगभग आंख बंद करके मुझ पर भरोसा करते थे। 20 लोगों का हमारा काफिला शानदार तरीके से लैंडलोन की ओर बढ़ चला। जब हम लैंडलोन इलाके के उत्तरी दरवाजे पर पहुंचे तो दीवार पर खड़े गार्डों ने हमें तुरंत देख लिया। हमारी टीम को एक एलीट यूनिट की तरह सुसज्जित देखकर वे हैरान रह गए। ये बलाफ्रा तो निकाला गया था, ये वापस क्यों आ गया? अब जो बलाफ्रा मेरा वफादार बन चुका था, उसने सीना तानकर जोर से जवाब दिया, हम फ्रेयर बाओ से कोऑपरेशन की बात करने आए हैं। गार्ड ने उसकी बात सुनकर व्यंग्य से हंसी उड़ाई। कौन ऑपरेशन? सिर्फ तुम लोग? मैं गाड़ी से उतरा, आगे बढ़ा और सामान्य स्वर में कहा, जाकर फ्रियर बाओ से कहो कि वह लड़का वापस आ गया है। गार्ड मुझे नहीं जानता था, लेकिन मुझे सबके बीच केंद्र में देखकर उसे समझ आ गया कि मैं कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर अपने वॉकी टॉकी से ऊपर खबर दे दी। जल्द ही उत्तरी गेट खुल गया और फ्रेयर बाओ लोगों के एक समूह के साथ बाहर आया। उनमें स्क्वाड चेनलिन की पूर्व कप्तान चेनलिन भी थी। फ्रेयर बाओ 40 के आसपास का मोटा आदमी था, जिसकी आंखों में चालाकी और घमंड साफ दिखता था। हमारी टीम को और खासकर हमारे नए उपकरण और ऊंचे मनोबल को देखकर उसकी आंखों में हैरानी और लालच की चमक उभरी। वह हंसते हुए बोला, मैं सोच रहा था ये कौन हो सकता है, तो निकला छोटा लिनफन। कई दिनों से नहीं मिले, बताओ जवान लिन, कहां से इतनी दौलत कमा लाए? मैंने शांत स्वर में कहा, फ्रेयर बाओ, सीधे लोग घुमा फिराकर बात नहीं करते। मैं चाहता हूं कि मेरे आदमी लैंड लोवन इलाके में बसे। लेकिन फ्रारे बाओ जोर से हंस पड़ा, जैसे उसने कोई बहुत अच्छा मजाक सुन लिया हो। छोटे लिन, लगता है तुम अभी भी सपने में हो। लान का इलाका मैंने जीता है। किस हक से तुम चाहते हो कि तुम्हारे लोग यहाँ रहें? मैंने कहा, सिर्फ इसके आधार पर। मैंने उंगलियां चटकाई और मेरे पीछे खड़े बलाफ्रा ने एक बक्सा लाकर खोला। उसके अंदर पूरी तरह सीलबंद कंप्रेस्ड बिस्किट्स भरे थे। ये देखते ही फ्रेयर बाओ की हंसी तुरंत रुक गई। उसके पीछे खड़े गार्ड भी हैरान होकर सांस रोके देखने लगे। हालांकि लैंडे लोवन की रक्षा अच्छी थी, लेकिन वहां बहुत ज्यादा लोग थे, खपत बहुत ज्यादा थी और खाना हमेशा बेहद कम पड़ता था। उनकी रोज की राशन बस काले ब्रेड का एक टुकड़ा होता था। फ्रेयर बाओ ने घूरते हुए पूछा, इतना खाना तू कहां से लाया? मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, यह जानने की जरूरत नहीं कि मैं कहां से लाता हूं, बस ये बताओ, कोऑपरेशन करोगे या नहीं? फ्रेयर बाओ की आंखें चमक उठी। कैसा कोऑपरेशन? मैंने कहा, बहुत आसान। मेरा समूह यहाँ बसता है, हम खाने का एक हिस्सा देंगे, तुम लोग परिसर की सुरक्षा संभालो और हम इस जगह को मिलकर चलाएंगे। ये सुनते ही फ्रेयर बाओ का चेहरा काला पड़ गया। लड़के, तुम्हारी औकात से ज्यादा ख्वाहिशें हैं। मैं एक बेस का नेता हूं, मैं किसी अनजान लड़के के साथ बराबरी पर कैसे साझेदारी करूं? मैंने शांत स्वर में कहा, यही मेरी शर्त है। अगर तुम नहीं मानते तो हम जबरदस्ती अंदर आएंगे। फ्रेयर बाओ जोर से हंसा, जबरदस्ती? सिर्फ तुम्हारे 20 आदमी? उसी समय चेनलिन के पीछे खड़ी स्क्वाड आयरीन एक साथ एक कदम आगे बढ़ी और तुरंत एक खतरनाक ऑरा फैल गया। स्क्वाड आयरीन इस पूरे लैंग कॉम्प्लेक्स की एलीट ताकत थी। उसके हर सदस्य के पास विशेष शक्ति थी और सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव था। मेरे आदमी तुरंत सतर्क हो गए, लेकिन मैं अकेला था जो बिल्कुल शांत खड़ा रहा। मैंने चेनलिन की तरफ देखा, वही महिला जिसने पहले मेरी मदद की थी। वह भी मुझे गौर से देख रही थी। उसकी आंखों में विश्लेषण और हैरानी दोनों थे। मैंने कहा, कैप्टन चेन, क्या आपको भी लगता है कि हम अंदर नहीं जा पाएंगे? चेनलिन कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मिस्टर चेन, आपकी ताकत वाकई डरावनी है, लेकिन लैंग कॉम्प्लेक्स में सैकड़ों गार्ड हैं। जबरदस्ती अंदर घुसना आपके हित में नहीं होगा। ये एक तरह की भलाई भरी चेतावनी थी। फ्रियर बाओ घमंड से हंस पड़ा।
सुना तुमने? इतना लालची मत बनो, अपना सारा खाना मुझे दे दो, शायद मैं तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को यहाँ आम निवासी की तरह रहने दूं। जहां तक तुम्हारे आदमियों का सवाल है, वे वापस वहीं जाएं जहां से आए हैं। मतलब साफ था, मेरी सारी राशन लूट लो और मेरे लोगों को भगा दो। क्या शानदार योजना है। मैं हल्का सा मुस्कुराया, लगता है बात पूरी हो गई। फिर मैंने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया और उनके पीछे खड़ी कॉम्प्लेक्स की सबसे ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग की ओर इशारा किया। मैं उनकी तरफ देखते हुए साफ साफ हर शब्द बोलता गया। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, मुझे अंदर आने दो, नहीं तो मैं इस इमारत को गायब कर दूंगा। मेरी बात के बाद कुछ पल का अजीब सन्नाटा छा गया। फिर अचानक जोरदार ठहाके गूंज उठे। फ्रेयर बाओ तो हंसते हंसते आंखों में आंसू तक ले आया। चेनलिन ने यह सुना और बोली, यह तो इस साल की सबसे मजेदार जोक है। लेकिन चेनलिन हंस नहीं रही थी, वह बस मुझे गंभीर चेहरे से घूर रही थी। उसे महसूस हो गया था कि मैं मजाक नहीं कर रहा, और सच भी यही था, मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैंने अपनी मुस्कान मिटा दी और उलटी गिनती शुरू कर दी। फ्रेयर बाओ के चेहरे की मुस्कान जम गई, सबकी हंसी अचानक रुक गई। वे एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उन्हें महसूस हो गया हो कि कुछ गड़बड़ है। वह 30 मंजिला इमारत लंग कॉम्प्लेक्स का प्रतीक थी, उसकी पहचान थी, और वहीं ज्यादातर गार्ड्स के परिवार रहते थे। जब मेरी गिनती 1 पर पहुंची तो फ्रेयर बाओ आखिर चिल्लाया, ये ब्लफ कर रहा है, इसे पकड़ लो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मेरी गिनती खत्म हुई, मैंने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। इस बार मैंने अपने 1 मीटर के दायरे वाली चीजों को टारगेट नहीं किया, बल्कि बिना हिचकिचाए अपनी शक्ति की सीमा तक उसे फैला दिया। एक पल में मैंने 100 मीटर से ज्यादा दूर खड़ी उस विशाल इमारत को टारगेट किया और मन ही मन कहा, रिफ्रेश। उस क्षण दुनिया जैसे शांत हो गई। सैकड़ों लोगों की आंखों में खौफ भर गया। वह 30 मंजिला इमारत ऐसे छिलमिलाने लगी जैसे टीवी स्क्रीन में खराब सिग्नल आ गया हो। उसकी रूपरेखा धुंधली और पारदर्शी होने लगी। एक ही सेकंड में वह इमारत और उसके अंदर की हर चीज हवा में गायब हो गई। उसकी जगह सिर्फ खाली नींव बची थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। सबके चेहरे जड़ हो गए, हर कोई स्तब्ध था, उलझन में था और एक अजीब डर से जकड़ गया था। फ्रेयर बाओ के आदमी पूरी तरह टूट गए। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए, रोते चिल्लाते चारों तरफ भागने लगे, जैसे किसी महाविनाश से बचना चाहते हो। खुद फ्रेयर बाओ भी जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, होंठ कांप रहे थे और वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। जिस 200 लोगों की पर्सनल गार्ड पर उसे इतना घमंड था, वह एक पल में बिखर गई थी। जहां तक चेनलिन और उसके पीछे खड़ी स्क्वाड आयरीन की बात थी, वे गिरे तो नहीं, लेकिन उनके चेहरों पर साफ झटका और डर दिखाई दे रहा था। चेनलिन के हाथ में पकड़ी तलवार हल्के से कांप रही थी। उसने मुझे अब बिल्कुल अलग नजर से देखा। अब वह नजर किसी सक्षम सर्वाइवर को देखने वाली नहीं थी, बल्कि जैसे कोई इंसानों के बीच चल रहे देवता को देख रहा हो। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे किया और जमीन पर पड़े फ्रेयर बाओ की ओर बढ़ा, जो अब एक फटे कपड़े की तरह पड़ा था। उसने ऊपर देखा और मुझे ऐसे घूरा जैसे मैं कोई राक्षस हूं। वह पत्ते की तरह कांप रहा था। मैंने शांत आवाज में कहा, अब मैं अपने आदमियों को अंदर ला सकता हूँ, है ना फ्रेयर बाओ? उसने तुरंत जोर जोर से सिर हिलाया और रेंगते हुए रास्ते से हट गया। मैंने उसे अनदेखा किया, मुड़ा और पीछे खड़े बलाफ्रा और बाकी लोगों से कहा, अंदर चलो। मेरे आदमी जैसे किसी सपने से बाहर आए। वे मुझे ऐसी नजर से देख रहे थे जैसे मैं उनका देवता हूँ। उन्हें पता था कि उनका नेता मजबूत है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक पूरी इमारत को मिटा सकता है। ये कैसी अविश्वसनीय शक्ति थी। ऐसे नेता के पीछे चलते हुए अपोक्लिप्स से बचने की चिंता क्यों करनी चाहिए? पूरे लैंग कॉम्प्लेक्स के लोगों की हैरान और सम्मान भरी निगाहों के बीच हमारा समूह विजयी अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। किसी ने हमें रोकने की हिम्मत नहीं की। चेनलिन और उसकी स्क्वाड इरीने भी चुपचाप हमारे पीछे चल पड़ी, जैसे हमें एस्कॉर्ट कर रही हो। मुझे पता था कि आज से लैंग कॉम्प्लेक्स का मालिक बदल चुका है। कॉम्प्लेक्स पर नियंत्रण लेने के बाद सबसे पहले मैंने फ्रेयर बाओ और उसके उन आदमियों को साफ किया जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते थे। मैंने उसके मुख्य लोगों को कैद कर लिया, उन्हें मारा नहीं, बस उनकी शक्ति खत्म कर दी।
मेरी इवॉल्व्ड पावर अब जीवित प्राणियों पर भी असर डाल सकती थी। मैं किसी के शरीर को इम्प्रूव करके उसे उसके सबसे अच्छे स्वास्थ्य की हालत में वापस ला सकता था। और हाँ, मैं उनके पावर कोर को भी इम्प्रूव करके उसे अवेकनिंग से पहले की स्थिति में लौटा सकता था। जब फ्रेयर बाओ एक रेस्पिरेटरी टाइप पावर यूजर से गिरकर एक मोटा और कमजोर आदमी बन गया जो लड़ भी नहीं सकता था, तो उसका मानसिक संतुलन ही टूट गया। जहां तक चेनलिन और उसकी स्क्वाड आयरीन का सवाल था, मैंने उन्हें अपने साथ मिला लिया, क्योंकि वे असली योद्धा थे जिनमें अभी भी इंसानियत बाकी थी, और अपोकलिप्स में ऐसी ताकत बहुत दुर्लभ थी। मैंने चेनलिन के सामने लड़ाई में टेढ़ी हो चुकी तलवार को इम्प्रूव करके बिल्कुल नई बना दिया। फिर एक एक्सपायर होने वाली एंटीबायोटिक की डिब्बी को इम्प्रूव करके बिल्कुल नई दवा में बदल दिया। चेनलिन ने यह सब देखा और आखिर समझ गई कि मेरी शक्ति न तो स्पेशल एबिलिटी है और न ही साधारण रिपेयर एबिलिटी, बल्कि लगभग एक ऐसी एब्सोल्यूट पावर है जिसे वह समझ नहीं सकती। वह काफी देर चुप रही और फिर आखिर उसने मेरे सामने सिर झुका दिया। आज से स्क्वाड आयरीन आपके आदेश मानेगी। स्क्वाड आयरीन को अपने अधीन करने के बाद मैंने सच में लैंग कॉम्प्लेक्स पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया। मैंने नए नियम बनाए, चाहे किसी के पास पावर हो या नहीं, काम करेगा तभी खाना मिलेगा। मैंने अपनी अनंत सप्लाईज का इस्तेमाल करके जल्दी ही लोगों का दिल जीत लिया और कॉम्प्लेक्स के अंदर की सारी गड़बड़ियां साफ कर दी। मेरी अगुवाई में लैंग कॉम्प्लेक्स फिर से जी उठने लगा। मेरे माता पिता मुझे गर्व और खुशी से देखते थे। उन्होंने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मेरी शक्ति असल में क्या है। उन्हें बस इतना पता था कि उनका बेटा अब बड़ा हो चुका है और सबका सहारा बन गया है। जब बेस पूरी तरह स्थिर हो गया, तो मैंने एक और गहरी बात सोचना शुरू किया। मेरी शक्ति की असली सीमा क्या है? अगर मैं इंस्टेंट नूडल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ, अगर मैं एक पूरी इमारत को इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो क्या मैं किसी जीवित इंसान को भी इम्प्रूव कर सकता हूँ? मैंने एक गार्ड को ढूंढा जिसे लड़ाई के दौरान ज़ॉम्बी ने खरोंच दिया था, और वह धीरे धीरे म्यूटेट हो रहा था। सबको यकीन था कि वह अब नहीं बचेगा। मैंने सबको कमरे से बाहर भेज दिया, दरवाजा बंद किया और अपना हाथ उसके माथे पर रखा। एक हल्की सफेद रोशनी उसके शरीर को ढकने लगी। उसकी दर्द भरी चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं और उसकी म्यूटेशन मेरी आंखों के सामने गायब होने लगी। मैंने देखा कि उसके घाव मिट रहे हैं और मेरे दिल में एक जबरदस्त भावना उमड़ पड़ी। मैं सफल हो गया था। मैंने उसके शरीर को इन्फेक्शन से पहले की हालत में लौटा दिया था। इसका मतलब था कि ज़ॉम्बी वायरस अब मेरे लिए कोई लाइलाज बीमारी नहीं रहा। इस खोज से मुझे एक इमारत को इम्प्रूव करने से भी ज्यादा खुशी मिली। अगर मैं ज़ॉम्बी वायरस को ठीक कर सकता हूँ, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि मैं और ज्यादा लोगों को बचा सकता हूँ, या शायद अपोकलिप्स को ही खत्म कर सकता हूँ? उसी पल मेरे दिल के अंदर एक बहुत बड़ा और भव्य प्लान चुपचाप आकार लेने लगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक निजी हिसाब चुकाना था। मैंने चैनलिन को बुलाया और उससे पूछा कि क्या उसे हाल ही में किसी सर्वाइवर टीम की खबर मिली है जिसका नाम फ्यूगो ऑर्डियंटे है, यानी वह टीम जिसके नेता रांथरे चेनिया नाम का फायर मास्टर है और जिसमें मेरा एक्स बॉयफ्रेंड लुरुयांड भी है। चेनलिन ने एक नक्शा निकाला, शहर के पूर्वी हिस्से में बने एक बड़े सुपरमार्केट की तरफ इशारा किया और कहा कि जानकारी के मुताबिक उन्होंने उसी जगह को अपना ठिकाना बना लिया है। वह उस इलाके की सबसे ताकतवर शक्ति है और उनका लीडर वाकई हैरान करने वाला है। अपनी चरम स्थिति में एक अर्थ लेवल फायर मास्टर। मेरी आंखों में ठंडी चमक कौंध गई। मैंने शांत स्वर में कहा, कल हम अपने इन पड़ोसियों से मिलने चलेंगे। अगले दिन मैं केवल चेनलिन और उसकी स्क्वाड आयरीन को साथ लेकर निकला। हम उस आर्मर्ड ऑनल टेरन व्हीकल में बैठे जिसे मैंने खुद इम्प्रूव किया था और सीधे उस बड़े सुपरमार्केट की तरफ चल पड़े। वह सुपरमार्केट अब एक मजबूत किले में बदल चुका था। उसकी दीवारों पर हथियार बंद गार्ड्स तैनात थे। हमारे पहुंचते ही अलार्म बज उठा। ऊपर से आवाज आई, कौन है वहां? अपनी पहचान बताओ। चेनलिन ने सिर बाहर निकालकर चिल्लाकर कहा, ये लिन फैन है, लैंग बेस से, तुम्हारे लीडर श्यांगयांग से मिलने आया है। दीवार पर खड़े लोगों ने मेरा नाम शायद पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन लैंग बेस की रेप्यूटेशन वे जानते थे। थोड़ी ही देर में सुपरमार्केट का मुख्य दरवाजा खुला और लाल चमड़े के कपड़े पहने एक आदमी बाहर आया। उसके पीछे लुरियुयान खड़ा था और उसकी आंखों में साफ साफ प्रशंसा भरी हुई थी। महीनों बाद उसे देखकर लगा कि वह यहाँ काफी अच्छी हालत में जी रहा है।
पहले तो लुरियानट मुझे देखकर चौंका, फिर उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान फैल गई। उसने ताने मारते हुए कहा, अरे अगर ये लिनफान नहीं है तो कौन है? क्या हुआ? बाहर सरवाइव नहीं कर पाए और अब हमारे फुएगो अर्दियांटे में शामिल होना चाहते हो? शायद वह अभी भी मुझे वही बेकार आदमी समझ रही थी जिसे उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत होती थी। श्यांगयांग ने भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, खासकर तब जब उसने मेरे पीछे खड़ी चेनलिन और स्क्वाड आयरीन को देखा। उसकी आंखों में एक पल को सतर्कता चमकी, लेकिन उससे ज्यादा तिरस्कार था। वह बोला, लैंग बेस, कभी नाम नहीं सुना। हम यहाँ निकम्मों को नहीं रखते। तुम लोग अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने वाहन और सप्लाई छोड़ दो और यहाँ से दफा हो जाओ। उसकी आंखों में बेहिसाब घमंड था, क्योंकि अपनी अर्थ रैंक फायर कंट्रोल एबिलिटी के कारण उसे किसी से डर नहीं था। लुरोयान भी दूसरे की ताकत का फायदा उठाकर घमंड में बोली, सुना ना लिन फैन, पुराने दिनों की खातिर कह रही हूँ, जिद मत करो। अब तो तुम चेनियन के जूते पॉलिश करने के भी लायक नहीं रहे। मैंने उसकी उस छोटी चालाक मुस्कान को देखा जो अपने हालात पर खुश थी और अचानक हंस पड़ा। मैंने कहा, लुरुयानट, तुम्हें वह खाली इंस्टेंट नूडल्स का कप याद है जो तुमने मेरे चेहरे पर फेंका था? वह एकदम चौंक गई, समझ ही नहीं पाई कि मैं अचानक उस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूँ। उसने झुंझलाकर कहा, क्या? कौन सा नूडल्स कप? मुझे कुछ याद नहीं, जल्दी निकलो यहाँ से। तुम्हें देखना भी परेशान करता है। मेरी मुस्कान गायब हो गई और मेरी नजरें बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मैंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें याद ना हो, लेकिन मुझे सब साफ साफ याद है और आज मैं तुम्हें वही खिलाने आया हूँ। लुरुयानट को यह किसी मजाक जैसा लगा। वह उंगली दिखाकर जोर से हंस पड़ी। लिन फैन, तुम सच में पागल हो गए हो। मुझे नूडल्स का कब खिलाओगे और क्या करोगे? श्यांगयांग ने भी हाथ बांधकर ठंडी हंसी के साथ कहा, बड़े घमंडी बन रहे हो लड़के। लगता है अगर तुम्हें अच्छी तरह सबक न सिखाया तो तुम्हें मौत का मतलब ही नहीं पता चलेगा। उसके शब्द खत्म होते ही उसकी हथेली में आग का एक चमकता हुआ गोला बन गया, जिसकी गर्मी दूर से ही महसूस हो रही थी। स्क्वाड आयरीन तुरंत डिफेंसिव पोजीशन में आ गई, लेकिन चनलिन और मैं वहीं शांत खड़े रहे। मैंने उसकी हथेली में जलती आग को देखा और सिर हिलाकर कहा, बस इतनी ही ताकत है तुम्हारी? कितनी दयनीय। इतना कहकर मैंने हाथ उठाया। अगले ही पल चेनियन की हथेली में जलती आग ऐसे बुझ गई जैसे हवा ने मोमबत्ती बुझा दी। शेनयांग के चेहरे की घमंडी मुस्कान तुरंत जम गई। उसने अविश्वास से अपनी खाली हथेली को देखा। वह हक्का बक्का होकर चिल्लाया, ये क्या हुआ? मेरी आग कहाँ गई? उसने फिर से अपनी शक्ति इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितनी कोशिश करे एक छोटी सी चिंगारी भी पैदा नहीं कर पाया। जिस अर्थ रैंक फायर कंट्रोल एबिलिटी पर उसे इतना गर्व था, वह गायब हो चुकी थी। वह डर से उंगली दिखाकर चिल्लाया, तुमने मेरे साथ क्या किया चेनिया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस मुड़ा और डर से जमी हुई लुरुयानट को देखा। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अब समझ में आया कि मैं किस चीज पर भरोसा करके यहाँ आया हूँ। उसके होंठ कांप रहे थे, चेहरे से सारा रंग उड़ चुका था। उसे समझ नहीं आया था कि अभी क्या हुआ, लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा था कि श्यांगयांग की भयानक आग की शक्ति मेरे सामने बिना आवाज के गायब हो गई। डर के कारण वह एक पूरा वाक्य भी नहीं बोल पा रही थी। चेनलिन ने उसे पकड़कर मेरे सामने फेंक दिया। वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी और रोते रोते उसकी नाक बह रही थी और वह दया की भीख मांगने लगी। मैंने उसकी दयनीय हालत को बिना किसी भाव के देखा और अपनी जेब से एक चीज निकाली। वह था ब्रेस्ड बीफ फ्लेवर इंस्टेंट नूडल्स का वही कुचला हुआ खाली पैकेट जो उसने कभी मेरे ऊपर फेंका था और जिसे मैं अब तक संभाल कर रखे हुए था। मेरी हथेली में वह खाली पैकेट तुरंत बदलकर एक बिल्कुल नई इंस्टेंट नूडल्स की डिब्बी बन गया। मैंने पैकेट फाड़ा, अंदर की नूडल्स की टिकिया और मसाले के सारे सचेट्स बाहर निकाल दिए और केवल खाली कार्डबोर्ड कप बचाकर लुरुयंट के सामने रख दिया। जमीन पर पड़े उस खाली कार्डबोर्ड कप को देखकर उसका चेहरा किसी लाश से भी ज्यादा भयानक हो गया। उसे पता चल गया कि मैं मजाक नहीं कर रहा। वह कांपते हाथों से वह कार्डबोर्ड कप उठाने लगी। सबकी नजरों के सामने उसे मजबूर होकर उसे खाना पड़ा, आंसू और बहती नाक के साथ। यह दृश्य देखकर श्यांगयांग को आखिर समझ आया कि उसने किस तरह के डरावने इंसान को नाराज कर दिया है। उसके पैर कांप गए और वह भी घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस चुपचाप
लुरुयांट को देखता रहा जब तक उसने वह कार्डबोर्ड कप और उसका पैकेट दोनों निगल नहीं लिया। फुएगो आर्दियांटे बेस का पतन मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान साबित हुआ। उनका लीडर अपनी विशेष शक्ति खो चुका था और मेरे तरीकों से सब इतने डर गए थे कि उन्होंने लगभग बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने दोनों बेसेस को मिला दिया और लैंडलो वॉर्नन बेस शहर के पूर्वी हिस्से की सबसे शक्तिशाली सर्वाइवर फैक्शन बन गई। लुरुयंट से जुड़े अपने दिल के पुराने दर्द को शांत करने के बाद मैंने पूरी ताकत बेस को विकसित करने और स्पेशल एबिलिटीज का अध्ययन करने में लगा दी। मेरी उस शक्ति की खबर जो ज़ॉम्बी वायरस को ठीक कर सकती थी, चाहे इन्फेक्शन शुरू हो चुका हो, एक दिन पूरे दुनिया को हिलाकर रख देने वाली थी। उससे पहले कि मेरे पास खुद को सुरक्षित रखने की पूरी ताकत होती, मुझे यह राज छुपाकर रखना था। मैंने एक गुप्त मेडिकल लैब बनाई जिसका नेतृत्व मेरे माता पिता कर रहे थे, जो उन संक्रमित लोगों का इलाज करते थे जिन्हें अभी भी बचाया जा सकता था। जिसको मैं ठीक करता वह मेरे प्रति बेहद कृतज्ञ हो जाता और इस तरह वे मेरे सबसे वफादार समर्थक बनते चले गए। मेरी ताकत और मेरा गुट बर्फ के गोले की तरह लगातार बढ़ता गया। इसी दौरान मेरी मुलाकात दूसरी सर्वाइवर फैक्शनों से भी हुई। जो दोस्त थे उन्हें मैंने खाना और मदद दी और जो दुश्मन थे उन पर मैंने जरा भी रहम नहीं किया। धीरे धीरे इन वन का नाम एक किंवदंती बन गया। कुछ लोग कहते थे कि मैं दुनिया को बचाने वाला देवता हूं, तो कुछ कहते थे कि मैं दुनिया को नष्ट करने वाला दानव हूं। लेकिन चाहे वे कुछ भी कहते, एक सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता था। मैं इस पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया के शिखर पर पहुंच चुका था। प्रलय के 5वें साल तक लोवन की बेस फैलकर एक विशाल शहर बन चुकी थी जिसमें 1 लाख लोग रहते थे। हमारे पास बेहतरीन रक्षा प्रणाली थी, आत्मनिर्भर खेती थी और एक ऐसा समाज था जहां व्यवस्था फिर से स्थापित हो चुकी थी। यहाँ लोगों के चेहरों पर मुस्कान वापस लौट आई थी और मैं इस शहर का निर्माता और रक्षक देवता होने के बावजूद बहुत कम सार्वजनिक रूप से दिखाई देता था। ज्यादातर समय मैं शहर के केंद्र में सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा होकर उस शहर को देखता रहता जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था। मेरी विशेष शक्ति भी अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अब मुझे किसी चीज को पुनर्स्थापित करने के लिए उसे छूने की भी जरूरत नहीं थी। बस मेरी दृष्टि के क्षेत्र में आना काफी था। मैं बंजर जमीन को फिर से उपजाऊ बना सकता था, दूषित पानी को शुद्ध कर सकता था। मेरा सामर्थ्य धीरे धीरे एक सच्चे देवता जैसा होता जा रहा था। शेनलिंग, जो अब सिटी ऑफ होप की मुख्य कमांडर बन चुकी थी, मेरे पीछे खड़ी होकर मुझे रिपोर्ट दे रही थी। सिटी लॉर्ड, पश्चिम की तरफ ज़ॉम्बियों की भीड़ तेजी से करीब आ रही है और उनका नेता एक एस क्लास म्यूटेंट ज़ॉम्बी है जिसकी बुद्धि हमने पहले कभी नहीं देखी। एस क्लास ज़ॉम्बी इस प्रलय की सबसे खतरनाक श्रेणी थे, जिनके पास पूरी एक शहर को मिटा देने की शक्ति होती थी। यह सुनकर मेरी नजर दूर तक गई और मैंने ज़ॉम्बियों की उस काली लहर को देखा जो सब कुछ कुचलती चली आ रही थी। उस लहर के बीचों बीच सफेद हड्डियों के सिंहासन पर बैठा एक ज़ॉम्बी था, जैसे कोई सम्राट हो। उसने भी मानो मेरी नजर महसूस कर ली और उसकी लाल आंखें हवा में मेरी आंखों से टकराईं। एक भयानक मानसिक दबाव हजारों मील पार करता हुआ मुझ पर आ गिरा। शेनलिंग के मुंह से एक कराह निकल गई और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, लेकिन मैंने बस हाथ हिलाया और वह दबाव तुरंत खत्म हो गया। मैंने पूछा, क्या सब तैयार है? शेनलिंग ने गहरी सांस ली और दृढ़ नजर से बोली, सिटी ऑफ होप आपके साथ जिएगी और आपके साथ मरेगी। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया, नहीं, हम नहीं मरेंगे। फिर मैं उसकी तरफ मुड़ा और इस शहर के हर निवासी को देखा। अब समय आ गया है कि इस प्रलय का अंत हो। मैं अकेला शहर से बाहर निकला और उस दीवार पर जा खड़ा हुआ जो ज़ॉम्बियों की उस अंतहीन भीड़ का सामना कर रही थी, जो मानो आकाश और धरती को निगल जाना चाहती थी। शहर के 1 लाख लोग विशाल स्क्रीन के जरिए मुझे देख रहे थे। वे तनाव में थे, डरे हुए थे, लेकिन सबसे बढ़कर उनमें विश्वास था। एस क्लास ज़ॉम्बी की दहाड़ इतनी भयावह थी कि वह इंसानी आत्मा को भी तोड़ सकती थी। उसने पूरी ज़ॉम्बी सेना को पूर्ण आक्रमण का आदेश दे दिया। मैंने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए, जैसे पूरे संसार को थाम लेना चाहता हूँ। सभी को लगा कि मैं कोई विनाशकारी हमला करने वाला हूँ जो दुनिया को तबाह कर देगा, लेकिन वे गलत थे। मेरे चेहरे पर हत्या की कोई मंशा नहीं थी, सिर्फ करुणा की चमक थी।
मेरी विशेष शक्ति विनाश के लिए नहीं, पुनर्जन्म के लिए थी। मैंने आंखें बंद की और बिना किसी रोक टोक के अपनी सारी शक्ति मुक्त कर दी। वह किसी एक जॉम्बी या किसी एक जगह को निशाना नहीं बना रही थी, बल्कि इस पूरे संसार को जो घावों और बीमारी से सड़ चुका था। उसी क्षण समय जैसे थम गया। एक विशाल और कोमल प्रकाश, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, मेरे शरीर से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। जहां जहां वह रोशनी पहुंची, वहां उग्र ज़ॉम्बी अचानक रुक गए। उनके सड़ते हुए शरीर ठीक होने लगे और उनकी धुंधली आंखों में फिर से स्पष्टता लौट आई। उनकी आंखों की हिंसा और खून की प्यास की जगह अब भ्रम और मानवता ने ले ली। वह प्रकाश जमीन पर भी फैल गया और सूखी धरती से फिर से हरी घास उगने लगी। काले भयावह बादल छूट गए और एक साफ नीला आसमान दिखाई देने लगा, जैसा बहुत समय से किसी ने नहीं देखा था। सफेद हड्डियों के सिंहासन पर बैठा एस क्लास ज़ॉम्बी भयभीत होकर अपने बदलते शरीर को देख रहा था। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वह उस शक्ति को रोक नहीं सका जो दुनिया के मूल नियमों से निकली थी। अंत में वह भी फिर से इंसान बन गया और अपनी ही हथेलियों को अविश्वास से देखने लगा। पूरी दुनिया का पुनर्जन्म हो चुका था। जो भी लोग वायरस से संक्रमित थे, वे सब सामान्य हो गए। प्रलय से तबाह हो चुकी सारी धरती फिर से जीवन से भर गई। ऐसा लगा जैसे 5 साल तक चला वह दुस्वप्न सिर्फ एक भ्रम था। सिटी ऑफ होप पूरी तरह खामोश हो गई। हर कोई स्क्रीन के जरिए इस चमत्कार को अविश्वास से देख रहा था। पता नहीं कितना समय बीता, फिर अचानक एक व्यक्ति खुशी से रो पड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते देखते पूरी शहर में गूंजती हुई खुशियों की आवाज उठने लगी, जो नए जन्म में संसार में गूंजती चली गई। वे सब मेरा नाम पुकार रहे थे। मैं दीवार पर खड़ा ताजी हवा को महसूस कर रहा था। जब मैंने सिर घुमाया तो मैंने शेनलिंग को देखा, अपने माता पिता को देखा और अनगिनत खुश चेहरे देखे जो उम्मीद से भरे थे। मैं मुस्कुराया। मेरे सामने रखा इंस्टेंट नूडल्स का कटोरा अब अनंत बार भर सकता था।